क्या हाल है छात्रों? आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है आज मिनिस्ट्रियल लेवल का पहला एग्जाम था और जिसमें बहुत सारे प्रश्न जो है हम लोग जो यहां डिस्कस कर रहे हैं उसी से संदर्भित प्रश्न थे। तो बच्चे, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप खूब अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। यह समर का समय है, यह एक ऐसा समय है जहां पर आपको मर्यादित होकर फोकस्ड रहकर अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना है और अब ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का आप रिवीजन कीजिए। जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतनी ही सफलता के आप नजदीक पहुंचिएगा। यह वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ आपकी सफलता को एक नया आयाम प्रदान करेगा। तो बच्चों, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसके सारे प्रश्नों को हल कीजिए और इसके शॉर्ट आंसर से आप मैच कीजिए। जहां भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आपके पास में लाइव वीडियो अवेलेबल है, तो वो वीडियो पर जाकर के आप देखिए और प्रश्नों का सही आंसर आपको पता चल जाएगा कैसे प्रश्न बना है। बच्चे, ये लाजवाब प्रश्नों का संग्रह किया गया है मेरे द्वारा और सामान्य विज्ञान में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए तो इसके लिए आपको इन प्रश्नों से जूझना पड़ेगा। चलिए, हम लोग आज ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। आज सेट नंबर 23 हम लोग करेंगे और देखिए लाजवाब इसमें प्रश्न है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहां देखिए क्या है, श्यामी जुड़वा यानी सैमेस ट्विंस क्या होता है। तो बहुत सारा ट्विंस क्या होगा, आपको पता होगा कि ट्विंस जो होता है, बहुत सारा ट्विंस में सिर या पैर या कोई भी अंग जुड़ा हुआ एक दूसरे से होता है। ऐसे ट्विंस को ही हम क्या कहते हैं, श्यामी जुड़वा कहते हैं। बच्चे क्या कहेंगे, श्यामी जुड़वा कहेंगे। याद रखिएगा आप, क्या मैं बता रहा हूं कि जब आपको जुड़ा हुआ रहेगा, सर जुड़ा हुआ है, यहां देखिए एक फिगर भी मैंने लगाया है, तो इसका हार्ट जुड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर जुड़ा हुआ रहता है, तो कोई ना कोई अंग जुड़ा हुआ रहेगा एक दूसरे के साथ में। तो ऐसे ही जुड़वे को हम सामेस ट्विंस कहते हैं। बच्चे यहां देख लीजिए, ऐसा जुड़वा के लिए जिसमें दोनों मादा होते हैं गलत बात है। ऐसे जुड़वे के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। यानी ऐसे जुड़वे को हम क्या कहेंगे, तो याद रखना है, इसे सैमेस ट्विंस कहा जाता है। अब देखिए ट्विंस कैसे पैदा होता है, तो आपको पता है कि ओभा, ओभा, और इसको जब स्पर्म हिट करता है तो यह यदि ओभा क्या होगा, निषेचन के बाद, आपको निषेचन की प्रक्रिया के बाद अगर दो भागों में बढ़ जाता है और पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाता है तो इसका क्या होगा, अंग आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे जुड़ने को हम क्या कहेंगे, साइमेस ट्विंस कहेंगे। याद रखिएगा, स्पर्म जब ओभा को हिट करता है तो जायगोट का निर्माण होता है और यही क्या होगा, आगे बढ़ करके क्या करेगा, आपको एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। यानी स्पर्म जब ओभा मतलब अंडाणु, ये देखिए ये स्पर्म है, ये क्या हुआ, अंडाणु है, तो ये निर्माण होगा जायगोट का और अंत में भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो बनता है और यही आपको मादा के गर्भ में क्या होगा, स्थिर होता है। तो और इसको हम लोग बोलते हैं तो इसको बोलते हैं पूरा चक्र जो होता है उसके 9 महीना के बाद एक बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि ऐसा जुड़वा जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे श्यामी जुड़वा कहते हैं। यहां ध्यान में रखिएगा, एक ही गर्भ अवस्था के दौरान पैदा होने वाले संतानों को क्या कहा जाएगा, जुड़वा कहा जाएगा। महिला जुड़वा अगर होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, महिला जुड़वा अगर होगा, ये देखिए पहला जो ऑप्शन में, ऐसा जुड़वा जिसमें ठीक है आपको दोनों मादा होते हैं, तो ऐसे जुड़वे को सोरोरल जुड़वा कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इसको सोरोरल जुड़वा कहते हैं। तो ऐसा जुड़वा के लिए जिसमें दोनों मादा होते हैं उसको सोरेरल जुड़वा कहते हैं। बच्चे क्या कहेंगे, सोरेरल जुड़वा कहा जाता है, ट्विंस कहा जाता है। अब देखिए कि पुरुष जुड़वा होगा तो उसे भातृ जुड़वा कहते हैं। याद रखना है कि ऐसा जुड़वा जिसमें एक पुरुष और एक क्या होगा, आपको एक पुरुष और एक जो है वह पुरुष ही होगा, तो उसे हम भातृ जुड़वा फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। ये देखिए, तो
इनमें से कौन सा लक्षण मानव में आनुवंशिक होता है? ये देखिए, एक आदमी का चित्र मैंने लगाया है जिसके शरीर से, जिसके त्वचा से मेलेनिन गायब है, यानी मेलेनिन गायब है। आपको मेलेनिन आपका गायब होता है, मेलेनिन कंप्लीटली ये रिमूव आउट है। तो ऐसे व्यक्ति को हम रंजकहीनता या एल्बिनिज्म कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, रंजकहीनता या क्या कहेंगे, एल्बिनिज्म कहते हैं बच्चे, एल्बिनिज्म कहा जाता है। और ये देखिए फिनाइल कीटोनुरिया, पीछे भी मैंने आपको डिस्कस करेक्ट किया है, मैंने बताया है आपको फिनाइल कीटोनुरिया क्या होता है। तो फिनाइल एलिनीन इसका ठीक है सेक्रेशन होने लगता है, और ये फिनाइल एलिनीन टायरोसिन, याद रखिएगा, टायरोसिन का निर्माण करता है और यह शरीर में डोपामीन बनाता है। क्या बनाएगा? ये डोपामीन का निर्माण करता है। ध्यान में रखिएगा, क्या बनाएगा? तो डोपामीन का निर्माण करेगा, जो मूत्र को काला कर देता है और गठिया रोग उत्पन्न करता है। मूत्र को काला कर देगा और ये गठिया रोग भी उत्पन्न करता है। याद रखना है आपको, कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? तो गठिया रोग उत्पन्न करेगा। दोनों रोग जो है वह आपको क्या है? आनुवांशिक रोग है। कौन सा रोग है? आनुवांशिक रोग है, रंजकहीनता और फिनाइल कीटोनुरिया। याद रखना है, कौन सा रोग है? रंजकहीनता है। और देखिए कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, यानी ये जीवाणु जनित रोग है जो आपके गला को प्रभावित करता है। ये कौन सा रोग हो गया? जीवाणु जनित रोग है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन से तपेदिक होता है, यानी तपेदिक भी आपको एक प्रकार का कौन सा रोग है? तो एक प्रकार का आपको तपेदिक, ये जीवाणु जनित रोग है। ध्यान में रखिएगा। ल्यूकोडर्मा, यहां देखिए ल्यूकोडर्मा क्या होता है बच्चे? तो ल्यूकोडर्मा जो होता है, त्वचा में दाग का निर्माण हो जाता है। यदि त्वचा में आपको दाग बन जाए तो वह ल्यूकोडर्मा होगा। त्वचा में दाग का निर्माण, एकदम ध्यान में रखिएगा, दाग का निर्माण आपको ल्यूकोडर्मा रोग होता है। निर्माण हो जाना यही आपको कहलाएगा, आपको क्या कहलाएगा? ल्यूकोडर्मा कहलाता है बच्चे। यहां देख लीजिए कि मैंने आपको क्या बताया कि ये जीवाणु जनित रोग है, ये भी जीवाणु जनित रोग है। और कौन सा आनुवांशिक रोग होगा? तो रंजकहीनता, एल्बिनिज्म कहा जाता है। और फिनाइल कीटोनुरिया, ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया आपको कि इसमें फिनाइल एलिनीन का निर्माण शुरू हो जाता है, जो टायरोसिन का निर्माण करता है, जो बाद में डोपामीन का निर्माण करेगा, जिससे मूत्र काला हो जाएगा और ठीक है तरह तरह हर जगह पर क्या होगा? गठिया का निर्माण हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, कौन सा आनुवांशिक रोग हो गया? रंजकहीनता और फिनाइल कीटोनुरिया। अब आपको आनुवांशिक रोग, ध्यान दीजिएगा, आनुवांशिक रोग, कौन कौन सा रोग आनुवांशिक होता है? हेरिडेटरी डिजीज होता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वर्णांधता, यहां देखिए वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, एकदम ध्यान में रखिएगा, कौन सा? वर्णांधता। फिर देखिए बार बार मैं चर्चा करता हूं, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, क्राई टू कैट सिंड्रोम, ये सब क्या है? आपको एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। और हेमोफीलिया, यानी आपको जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये आपको एक आनुवंशिक रोग होता है। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा। तो 2 का क्या हो गया? सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां देखिए, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? तो बच्चे मलेरिया परजीवी की खोज की थी डॉक्टर रोनाल्ड रोज ने। ध्यान में रखिएगा, मलेरिया, जैसे ही मलेरिया रोग आए तो आपको पता है कि मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण होगा। और याद रखिए कि यह जो है वह फीमेल एनोफिल मच्छर के काटने से होता है। फीमेल एनोफिल मच्छर के काटने से होता है यह रोग। और ध्यान में रखना है आपको, फीमेल एनोफिल मच्छर के काटने से होता है। ये देखिए एक मच्छर है जो प्लाज्मोडियम है और यह मलेरिया का वाहक होता है। और यह मच्छर जब काटेगा तो क्या करेगा? आपको ठीक है काटेगा जब, तो ये पैरासाइट है और ये मॉस्किटो है, ये फीमेल एनोफ्लीज है। फीमेल एनोफ्लीज मच्छर होता है। जब ये काटेगा तो क्या करेगा? आपको प्रभावित करेगा आरबीसी को। किसको? लाल रक्त कणिकाओं को, आरबीसी को प्रभावित करता है। और ध्यान में रखिएगा कि जाड़ा लग करके फीवर होता है, यानी आपको जो बुखार होगा वो जाड़ा लग कर होता है, और जिसके कारण आपका कहां कहां प्रभावित होगा? तो लिवर सेल्स प्रभावित होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स प्रभावित होता है, और मृत्यु भी इससे हो सकती है जब तक कि इसका इलाज जो है निश्चित समय पर ना कराया जाए। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, लेनेहक आप लोग देखते होंगे, लेनेक कहा जाता है, लेनेहक बोलिए, लेनेहक बोलते हैं इसको। और इन्होंने स्टेथोस्कोप का निर्माण किया था। आप लोग देखते होंगे आला, ठीक है, स्टेथोस्कोप
ठीक है, स्टेथोस्कोप का निर्माण किसने किया? तो लिन्नेहक ने किया। स्टेथोस्कोप का निर्माण किसने किया बच्चे? तो ध्यान में रखिए, लिन्नेहक नामक वैज्ञानिक ने स्टेथोस्कोप का निर्माण किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? तो सबसे पहले एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। एंटीबायोटिक का निर्माण किसने किया? तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, एंटीबायोटिक का पहला बार निर्माण किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और यहां पर एक और है, रॉबर्ट कोच। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट कोच है। तो रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक विशेष प्रकार का क्या बनाया? तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया था इन्होंने, ट्यूबरकुलिन नाम से। किसके नाम से? ट्यूबरकुलिन नाम से इन्होंने किया था। आपको किसका विकास किया था? तो एक वैक्सीन का निर्माण किया था। तो समझ में आ गया होगा कि मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? तो डॉक्टर रोनाल्ड रोज ने किया। लिन्नेहक के बारे में भैया, लिन्नेहक के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने स्टेथोस्कोप का निर्माण किया था, आला जिसको बोलते हैं। और पूरा प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया कि सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? तो आरबीसी होगा और लिवर सेल्स प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें थोड़ी सी बातें आपको जाननी चाहिए। जीवाणु जनित रोग, ये देखिए हैजा विब्रियो कोलेरिस होता है, हैजा विब्रियो कोलेरिस होता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होगा। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। और काली खांसी बॉर्डीटेला पर्टुसिस से होगा। सिफिलिस ट्रोपोनोमा पैलिडम से होता है। ये देखिए, ये जीवाणु जनित रोग है, याद रखिएगा बच्चे इसको। क्या क्या मैं बता रहा हूं? सबसे पहले हैजा विब्रियो कोलेरी, क्षय रोग माइकोबैक्टीरिया, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, और प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस, काली खांसी बॉर्डीटेला पर्टुसिस के द्वारा। और इसको वुपिंग कफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वुपिंग कफ भी इसे कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, वुपिंग कफ भी कहते हैं। सिफिलिस ट्रोपोनोमा पैलिडम के द्वारा होता है। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए, कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि अब देखिए, आपको पता होगा कि मोटर जो है, मोटर ठीक है, कम वोल्टेज पर अगर कार्य करता है बच्चे, तो आपको पता है कि शक्ति P बराबर होता है V इंटू आई। अगर V का मान कम हो जाए तो I का मान अधिक होना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति हमेशा नियत रहता है। शक्ति क्या होगा? नियत रहता है। एकदम बच्चे याद रखना है, शक्ति क्या होगा? नियत रहता है। तो जब भी शक्ति नियत हो और वोल्टेज कम हो जाए तो धारा का मान अधिक हो जाएगा। तो वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज का प्रतिलोमानुपाती होते हैं। तो ध्यान में रखना है आपको, आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। अब यहां पर मेरी बात को समझिएगा कि विद्युत मोटर ध्यान में रखना है कि विद्युत मोटर आपको विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा में करता है, और यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। एक चीज, दूसरी बात क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर आधारित होता है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। कौन सा नियम? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे आर्मेचर के द्वारा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा किसकी दिशा में? तो आपके जो फोर फिंगर है उसकी दिशा में उत्पन्न होगा, और आपका जो अंगूठा है उसकी दिशा में आपका मोटर घूमने लगेगा, जिससे विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किस दिशा में? विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा में होगा। तो बच्चे याद रखना है कि इसमें एक आर्मेचर होता है। ये देखिए, एक आर्मेचर है जो उच्च चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, और जब इसमें आपको मिडिल फिंगर यानी मध्यमा की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो आपको तर्जनी है उसकी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और आपके अंगूठे की दिशा में क्या होगा? आपका आर्मेचर घूमने लगेगा, यानी यहां पर एक बलाघूर्ण कार्य करेगा जो आर्मेचर को घुमा देगा, जिससे क्या होगा कि विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। वही बात मैंने यहां भी लिखा है। चलिए देखिए, हेपेटोलॉजी संबंधित है। तो हेपेटोलॉजी किससे संबंधित है बच्चे? तो यकृत के अध्ययन से। यहां देखिए, यकृत मतलब होता है लीवर के अध्ययन से कौन संबंधित है? तो लीवर के अध्ययन से आपका संबंधित है। ध्यान में रखना है कि लीवर के अध्ययन से संबंधित है कौन? तो हेपेटोलॉजी है। ये देखिए, ये आपका लीवर है। आपको पता है कि लीवर जो है बहुत सारा कार्य करता है। मैं बार बार बताता हूं कि सबसे पहले यह पित्त रस का निर्माण करता है। यह अनेक पित्त वर्णक जैसे बिलिरुबिन इत्यादि का निर्माण करता है। पित्त वर्णक का भी निर्माण करेगा, पित्त वर्णक का निर्माण करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा,
पित्त वर्णक का निर्माण करता है। तो पहला काम क्या हो गया, तो पित्तरस का निर्माण हुआ। दूसरा काम क्या हो गया, पित्त वर्णक का निर्माण हो गया। तीसरा काम क्या हो गया, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि विटामिन ए और ई का भी निर्माण करता है, विटामिन ए और ई का भी निर्माण करेगा। चौथा काम क्या होगा, तो यह वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण के लिए यह उत्तरदायी होता है, क्योंकि यहीं से पित्तरस निकलता है, और पित्तरस जो है वो क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करेगा, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी वसा का पायसीकरण के लिए यह उत्तरदायी होता है। बच्चे एकदम ध्यान रखना है। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या होता है, तो यह केलोलॉजी होता है। याद रखिएगा, केलोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे, केलोलॉजी कहा जाता है, केलोलॉजी कहते हैं। याद रखिए, इसको केलोलॉजी कहा जाता है। यानी ये हो गया। अब देखिए, मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग करते हैं। इंसेफेलोग्राफ का हम प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग हम लोग किसके अध्ययन में करते हैं, तो मस्तिष्क के विभिन्न आयामों के अध्ययन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और एक और है, तो रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहा जाता है। हीमेटोलॉजी के द्वारा हम लोग रुधिर का अध्ययन करते हैं। और आपको पता होगा कि रुधिर जो है वह ऑक्सीजन का वहन करता है। रुधिर जो है यह आपको प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करता है, और रुधिर आपके शरीर के तापमान का भी नियंत्रण करता है। रुधिर पोषक पदार्थों को अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रुधिर का अध्ययन हेमेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का निर्माण करते हैं। आपको क्या होगा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का यूज करते हैं। मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह केलोलॉजी कहलाता है। कुछ बातें और भी है इसमें, जरा देख लीजिए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारा। यहां देखिए, तो बच्चे ये देखिए कि त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाएगा, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं वो क्या कहलाएगा, तो बायो इनहेंसर। ये देखिए, बायो इनहेंसर, मेरी बात को समझिएगा कि वह पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है उसे बायो इनहेंसर कहा जाता है। क्या कहते हैं, बायो इनहेंसर कहा जाता है। मेरी बात को समझिएगा, यहां देखिए कि क्या कह रहा हूं मैं कि यह एंटीबायोटिक है बच्चे, एंटीबायोटिक है। आजकल क्या हो रहा है कि एंटीबायोटिक आसानी से कार्य नहीं करता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वह एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो गया। इसीलिए एंटीबायोटिक की क्षमता हम इंक्रीज करते हैं। क्षमता को क्या करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ पदार्थ मिला करके हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्षमता बढ़ाते हैं। तो जो रसायन, ठीक है, क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, एंटीबायोटिक की क्षमता बढ़ाता है, ठीक है, वह रसायन क्या कहलाएगा, वह रसायन, याद रखिएगा, वह रसायन बायो इनहेंसर कहलाता है। बायो इनहेंसर कहलाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या कहलाएगा, बायो इनहेंसर। मैंने पहले भी आपको बताया है कि बच्चे क्या होता है कि बहुत सारा एंटीबायोटिक ऐसा होता है कि जिसके विरुद्ध आपको बैक्टीरिया जो है रेसिस्टेंस पावर उत्पन्न कर लेता है, उसको हम सुपर बग कहते हैं। यानी ठीक है, ऐसा एंटीबायोटिक जो क्या करेगा, ऐसा एंटीबायोटिक जो बायोटिक जो क्या करता है आपको, जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस, ऐसा बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक के प्रति क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। ऐसा बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस होता है, एंटीबायोटिक के प्रति क्या होगा, रेसिस्टेंट होता है, यानी आपको वह प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर लेगा। ऐसा बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक के प्रति क्या करेगा कि रेसिस्टेंस पावर का डेवलपमेंट कर लेगा, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर बग कहते हैं। यानी those bacteria which increases resistance power
फ्रॉम एंटीबायोटिक, दोज आर नोन एज, क्या कहेंगे इसको, इसे हम कहते हैं सुपर बग कहते हैं। बच्चे ध्यान में रखना है आपको। यहां देखिए बायो इथिकल का मतलब क्या होता है, यानी इथिक्स के विरुद्ध अगर हम, बायोलॉजी के जो इथिक्स है उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य नहीं करते हैं तो उसको बायो इथिकल कहा जाता है। याद रखना है, जैसे ह्यूमन क्लोन का निर्माण आपको बायो इथिकल माना जाता है, क्योंकि उसका क्लोन अगर हम बना लेंगे तो बायो इनइथिकल हो जाएगा, तो ये बायो इथिकल है। अब देखिए सुपर मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसका उपयोग हम लोग किस में करेंगे, तो अनेक कार्यों में करते हैं, यानी एक ही मेडिसिन के बहुत सारे अगर यूजेस हो जाएं तो ऐसे, ठीक है, मेडिसिन को हम सुपर मेडिसिन कहते हैं। और बायो इनहिबिटर होता है, बायो इनहिबिटर, यानी बायो इनहिबिटर क्या होगा कि यदि किसी ऐसे पदार्थ का उपयोग हम लोग करें जो आपको जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कर ले, ऐसे पदार्थों को हम लोग बायो इनहिबिटर्स कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है उसको बायो एनहांसर कहते हैं। और ठीक है, वह मैंने सुपर बग भी यहां पर बताया था। क्या बताया सुपर बग के बारे में, कि सुपर बग ऐसा बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है। जरा यहां देख लीजिए, ये आपका कि हार्ट है, ये क्या है आपका हार्ट है, तो हार्ट को मजबूत करने के लिए हम आजकल क्या होता है, अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, जो क्या होता है आपके हार्ट को पहले से बहुत मजबूत करके रखेगा, यानी किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया के अटैक को वह नहीं होने देगा। तो यह जो पदार्थ हम उपयोग कर रहे हैं उसे ही बायो इनहेंसर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वेस्टर्न ब्लॉटिंग परीक्षण ठीक किस रोग के निदान में किया जाता है। तो बच्चे एक लाइन में इसका आंसर मान लेना है, एड्स के निदान में। अब ये क्या होता है भाई, तो सबसे पहले अगर कोई क्या हो कि यदि कोई, ठीक है, यदि कोई एड्स पॉजिटिव है, एड्स पॉजिटिव, याद रखिएगा एड्स पॉजिटिव है, वो कोई भी व्यक्ति यदि एड्स पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करेंगे। याद रखना आपको, कौन सा टेस्ट करेंगे, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का यूज करते हैं हम लोग। ध्यान देना है कि यदि कोई, ठीक है, एड्स पॉजिटिव है तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले तो टेस्ट एड्स का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो एड्स का पता लगाने के लिए हम लोग एलिजा टेस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर एलिजा पॉजिटिव टेस्ट देता है तो देन आफ्टर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। और जनरली वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में हम एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं। कौन सा टेस्ट, तो एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। याद रखिएगा कौन सा टेस्ट करेंगे, तो एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। और यहां से यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति वास्तव में एड्स से पीड़ित है या नहीं है। यहां देखिए ब्लॉटिंग क्या करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये देखिए हमने क्या किया कि एंटीबॉडी लिया और एंटीबॉडी से, ठीक है, आपको उसको स्टैनिंग किया, एंटीबॉडी स्टैनिंग किया, फिर उसका ऑटो रेडियोग्राफी किया। ठीक है, अब ऑटो रेडियोग्राफी, पहले तो सैंपल कलेक्ट होगा एंटीजन का, वहां से ब्लॉटिंग टैंक में जाएगा और ये सीट बनता है, माइक्रोसेल्यूलोज सीट जैसा ब्लॉट बनेगा। उस स्लिट से, तो उस सीट से हम लोग क्या करते हैं कि आपको इम्यूनो स्टैनिंग ऑफ ब्लॉट किया जाता है, एंटीबॉडी को लेबल्ड कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी किया जाता है। तब यह देखा जाता है कि सही में आप रेट्रो वायरस से पीड़ित है या नहीं है। यहां देख लीजिए एड्स जो है, AIDS, एड्स जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ध्यान दीजिए बच्चे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और ध्यान में रखिएगा कि यह रेट्रो वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण, रेट्रो वायरस के कारण होता है। रेट्रो वायरस कौन सा वायरस है, तो यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, कौन सा वायरस हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, आरएनए वायरस होता है। याद रखिए ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहा जाता है। कौन सा कैंसर, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। और ये देखिए हे ज्वर, ये एलर्जिक होता है। क्या होगा, एलर्जिक होगा। यदि किसी एलर्जी के समक्ष आप आ जाते हैं, यानी एलर्जन के आप कांटेक्ट में आ जाते हैं, देन आफ्टर आपको तुरंत फीवर हो जाएगा। जैसे पोलन ग्रेन यानी पराग का कण है, उसके संपर्क में अगर आप आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आप पीड़ित हो जाते हैं। किससे, हे फीवर से। और हेपेटाइटिस आपको पता ही है कि हेपेटाइटिस जो है वो क्या है, आपको एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है, विषाणु जनित रोग होता है, यानी यह वायरल डिजीज है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये देख लीजिए
आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे प्रचलित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो MS वर्ड है। कौन सा है? MS वर्ड है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि MS वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पर हम लोग अनेक प्रकार का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इससे पहले, ठीक है, MS वर्ड से पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसमें बहुत सारी चीजें आती है और इसका विकास 1983 में किया गया था। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसका विकास 1983 में किया गया था। इसका विकास कब किया गया था? 1983 में। इसका विकास 1983 में किया गया था। याद रखिएगा, विकास 1983 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये देखिए, यहां पर एक और है, ठीक है, आपको वर्ड स्टार। तो वर्ड स्टार ये भी आपको वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका विकास 1978 में हुआ था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने ही किया था। ये भी क्या है? आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कौन? तो आपको वर्ड स्टार, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आपको क्या कहलाता है? तो वर्ड स्टार कहलाता है। चलिए, तो ये सब बातें याद रखना है आपको, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए, अधोलिखित में से कौन सा विटामिन, ठीक है, एवं उसकी कमी से होने वाले रोग सुमेलित नहीं है? यहां देखिए, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहेंगे? कैल्सीफेरॉल कहेंगे बच्चे। और इससे क्या होगा? रिकेट्स, कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, यानी हड्डी कमजोर हो जाएगा, रिकेट्स बोलते हैं इसको। या बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। तो दो रोग होगा, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, अस्थि रोग होता है। ये आपका सुमेलित है। अब देखिए, नियासिन पेलेगरा या चर्मदाह। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि विटामिन B5 को हम नियासिन कहते हैं। क्या कहेंगे? नियासिन। विटामिन B5 को क्या कहेंगे? नियासिन कहेंगे। और इसके कारण क्या होता है? आपको पेलेगरा या चर्मदाह होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, विटामिन, ये साइनोकोबालेमिन है विटामिन, ठीक है। ये कौन सा विटामिन हो गया? तो विटामिन B12 है। कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B12 है। याद रखिएगा, विटामिन B12, इसको हम साइनोकोबालेमिन कहते हैं। और इससे क्या होगा कि एनीमिया रोग होता है, हाईली एनीमिया। कौन सा रोग होगा? हाई इफेक्टिव एनीमिया रोग हो जाता है। अब देखिए, राइबोफ्लेविन, यानी विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B2 को हम क्या कहेंगे? राइबोफ्लेविन कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, विटामिन B2 को क्या बोलेंगे? तो राइबोफ्लेविन कहा जाता है। और इसकी कमी से कैलोसिस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होगा? तो कैलोसिस नामक रोग होता है। और याद रखिए बच्चे कि वेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। एक तरफ से बात कर लीजिए कि विटामिन क्या होता है? यह, ठीक है, शारीरिक क्रियाकलापों के लिए बहुत ही उपयोगी क्या है? खाद्य पदार्थ में होता है, जो हमारे शरीर में नहीं बनता है, हम उसको बाह्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं। और याद रखना है कि विटामिन दो प्रकार के होंगे। पहला होगा वसा में घुलनशील A, D, E और K। दूसरा होता है जल में घुलनशील B और C। जितने भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स होते हैं सभी आपको क्या होगा? जल में घुलनशील होगा। और विटामिन C भी जल में घुलनशील होता है। तो बच्चे आंसर हो गया D नंबर। अब देखिए, विटामिन A कैरोट, इसका सबसे बड़ा स्रोत होता है। विटामिन A को थायमीन कहते हैं। विटामिन C को एस्कर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी को मैंने बता दिया कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। ये देखिए, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन स्थापित करता है वह कौन है? तो भाई साहब, ये फास्फोरस है। फास्फोरस जो है हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच संतुलन स्थापित करता है। अब देखिए, आपको पता होगा कि मनुष्य का शरीर, याद रखना है, मनुष्य का शरीर कितने pH के बीच कार्य करता है? तो मनुष्य का शरीर
शरीर आपको 7.2 से लेकर के 7.4 के बीच आसानी से कार्य करता है, के बीच, ठीक है, क्रियाशील रहता है। क्या होगा? के बीच क्रियाशील रहता है। और यहां पर आपको पता होगा कि रक्त का क्रियाशील रहता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान बच्चे, रक्त का पीएच मान 7.4 है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, जिसके कारण आपका क्या होगा? ठीक है, ध्यान में रखिएगा, रक्त का पीएच मान कितना? तो 7.4 है। इसी के कारण आपका जो है शरीर की जो अम्लीयता है वह क्या होगा? बरकरार रहता है, या क्षारकता बरकरार रहता है। उसके बीच जो सेतु तत्व के रूप में कार्य करेगा वह तत्व कौन है? तो वह तत्व फास्फोरस है। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए, आपको पता होगा कि सोडियम ये क्या करेगा? तो ये रक्त दाब का नियंत्रण करता है। रक्त दाब का नियंत्रण करेगा बच्चे, रक्त दाब का नियंत्रण करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कैल्शियम जो है तो आपके अस्थियों के लिए आवश्यक है। किसके लिए? अस्थियों यानी हड्डियों के लिए आवश्यक, अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। कौन? तो आपका कैल्शियम आवश्यक होता है। चलिए अब देख लेते हैं, यहां देखिए पोटेशियम, यह हृदय दाब का नियंत्रण करता है, हृदय दाब का नियंत्रण करेगा, हृदय दाब नियंत्रित करता है। कौन? तो ध्यान में रखिएगा, नियंत्रित करेगा आपका पोटेशियम। चलिए, तो ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह फास्फोरस है। कौन है? फास्फोरस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए, प्रोटीन का एक अभिन्न अंग होता है। तो भाई साहब, प्रोटीन, जब भी प्रोटीन की चर्चा करते हैं बच्चे तो ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन किसका बना हुआ है? तो प्रोटीन, ये देखिए स्रोत है, विभिन्न स्रोत है प्रोटीन का, ठीक है। तो एलमंड्स है, काजू है आपका, ठीक है, डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स हैं, ये फिश हो गया, मटन हो गया, तो बहुत सारे स्रोत होते हैं किसके? तो प्रोटीन के। प्रोटीन जनरली ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन जो है यह किसका बना होता है? तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। प्रोटीन किसका बहुलक है? तो एमिनो एसिड का बहुलक है। प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक होता है बच्चे, एमिनो एसिड का क्या है? बहुलक है, एकदम ध्यान में रखिएगा। किसका बहुलक? तो एमिनो एसिड का बहुलक होता है। अब मेरी बात को समझिएगा, प्रोटीन एंजाइम है, ये सही है, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, सभी, ठीक है, एंजाइम क्या होंगे? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, सभी एंजाइम प्रोटीन है, एकदम याद रखना आपको। उसी तरह से सभी हार्मोन भी क्या है? वह एक प्रकार से प्रोटीन है। अब देखिए, कोशिका झिल्ली, यह क्या किसका बना होता है? लिपोप्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन का बना होता है बच्चे, किसका बना होगा? तो लिपोप्रोटीन, एकदम ध्यान में रखना है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। कौन? आपका जो कोशिका झिल्ली होता है। और एंटीबॉडी, ये भी जो है आपको प्रोटीन से ही बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। तो 11 का डी नंबर आपको आंसर होगा। यहां मैंने बहुत सारे स्रोतों के विषय में भी चर्चा किया है। अब देखिए, मेरी बात को समझिए, यहां देख लीजिए, मुख्य प्रोटीन्स और कार्ब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। कोलेजन अस्थि और कार्टिलेज बनाता है, याद रखना है। फाइब्रोइन रेशम तथा मकड़ियों के धागे बनते हैं। फाइब्रोइन नामक प्रोटीन से रेशम तथा मकड़ियों के धागे बनते हैं। केरोटीन त्वचा, बाल, नाखून बनता है। केसीन दूध में पाया जाता है। प्रोलेमिन्स दाल में पाया जाता है। तो मेरी बात को याद रखना है, कोलेजन अस्थि तथा कार्टिलेज में बनता है। फाइब्रोइन रेशम तथा मकड़ियों के धागे बनते हैं। केरोटीन या त्वचा, बाल, नाखून बनता है। केसीन दूध में पाया जाता है। प्रोलेमिन्स यह दाल में पाया जाता है। तो बार बार यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। तो बच्चे, जब भी ऊर्जा की प्रवाह की बात करेंगे तो हमेशा एक दिशीय होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। ये देखिए, प्रोड्यूसर उत्पादक है, यहां से प्राइमरी कंज्यूमर को मिला, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को मिला, सेकेंडरी कंज्यूमर से थर्ड लेवल कंज्यूमर को मिला, थर्ड लेवल से क्या हुआ? फोर्थ लेवल कंज्यूमर को मिला। तो ये देखिए 10% के मात्रा में ऊपर की ओर जा रहा है। इस नियम को 10% लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं? 10% लॉ कहते हैं। और ये किसने दिया था? तो लिंडमैन ने। किसने दिया था? लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन नामक व्यक्ति ने दिया था। ध्यान में रखिएगा,
कि मान लीजिए कि हम कहीं भी कोई भी आपको लीजिएगा खाद्य जाल, तो उसमें जब भी ऊर्जा का प्रवाह होगा उसमें कैसा होगा, तो हमेशा एक दिशीय होता है। जबकि खाद्य जाल हो गया ये, और अगर हम खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल या कुछ भी बात करें तो हमेशा क्या होगा, हमेशा एक दिशा ही होता रहेगा। याद रखिएगा, एक खाद्य श्रृंखला में अनेक खाद्य जाल होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में क्या होगा, अनेक खाद्य जाल होता है। जैसे अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, ये टिड्डा है, टिड्डा है, टिड्डा ये घास परितंत्र के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। टिड्डा है, टिड्डा को खाया किसने, मेढक ने, मेढक को खाया किसने, तो सांप ने, और सांप को खाया किसने, तो बाज ने खाया। किसने खाया, बाज ने खाया। बच्चे अब क्या हो सकता है, टिड्डा को सांप नहीं खाएगा, खाएगा। मेढक को क्या डायरेक्ट बाज नहीं खा सकता, खाएगा। यदि एक खाद्य श्रृंखला में अनेक खाद्य श्रृंखला हो तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे, खाद्य जाल कहते हैं बच्चे। क्या कहेंगे, खाद्य जाल कहते हैं। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक दिशीय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। अब देखिए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। चलिए यहां देख लीजिए, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। भाई साहब, सौर ऊर्जा पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है आपका, तो सूर्य है। याद रखिएगा, सूर्य है। सूर्य जो है पृथ्वी पर सबसे बड़े ऊर्जा का स्रोत है, और यहां से ऊर्जा आया, और सभी जैविक ऊर्जाओं का स्रोत कौन है, तो सूर्य है। अब देखिए, कोयला, आपको पता है कि कोयला जब जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, NO2 गैस बाहर निकलेगा। सभी आपको प्रदूषक गैस है। कौन सा गैस है, प्रदूषक गैस होते हैं, तो प्रदूषक गैस है जी, और ये वायुमंडल को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। फिर देखिए, नाभिकीय ऊर्जा, आपको पता है कि नाभिकीय ऊर्जा से नाभिकीय विकिरण निकलता है जो बड़ी डेंजरस होता है, ये भी प्रदूषण उत्पन्न करेगा, नाभिकीय विकिरण। और पेट्रोलियम, आपको पता ही है कि पेट्रोलियम से लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैस बाहर निकलता है, जो आपके ठीक है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके पर्यावरण के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक होता है। तो पृथ्वी पर सभी जैविक ऊर्जाओं का स्रोत कौन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए, 50 ग्राम की वस्तु का आयतन, 50 ग्राम की वस्तु का आयतन, यहां देखिए सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिए, तो 10-20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो वह वस्तु पानी में। अब देखिए, यहां पर हम घनत्व निकाल लेते हैं। घनत्व क्या होता है, तो घनत्व D, डेंसिटी बराबर क्या होगा, तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, आयतन होगा, यानी मास अपॉन वॉल्यूम होगा। ध्यान दीजिए बच्चे, ये हो गया M अब बटे भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो M बटे भी, तो 50 ग्राम द्रव्यमान है, बटे आयतन हो गया कितना, तो भाई साहब 20 हो गया। ये निकल गया कितना, काट दीजिए, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए, जल का घनत्व क्या है, जल का घनत्व कम है, किससे, वस्तु के घनत्व से, तो वस्तु उसमें डूब जाएगा। ये देखिए, जल का घनत्व वस्तु के घनत्व से कम, यही कारण है कि वस्तु उसमें डूब जाएगा। जल का घनत्व वस्तु के घनत्व से कम, वस्तु के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि वह उसमें क्या होगा, डूब जाएगा। घनत्व से कम, ठीक है, कम, यही कारण है कि वह उसमें डूब जाएगा, यही कारण है कि वह उसमें डूब जाएगा, वह उसमें डूब जाता है बच्चे, डूब जाता है। एकदम याद रखना है आपको, क्या होगा, डूब जाता है। तो ये डूब जाएगा। क्यों डूबेगा, कि यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, तो वह उसमें तैरता, लेकिन अगर अधिक होगा तो वस्तु क्या होगी, डूबेगी, डूब जाएगी। यहां देखिए, सबसे अधिक घनत्व किसका, तो ओस्मियम का होता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक सर्वाधिक घनत्व किसका, तो सर्वाधिक घनत्व यानी डी किसका, तो ओस्मियम का होता है। उसके बाद किसका होगा, तो ओस्मियम के बाद आ जाइए सीधे इरिडियम का, इरिडियम के बाद क्या आ जाएगा, प्लेटिनम का, प्लेटिनम के बाद क्या आ जाइए, सोना का, सोना के बाद क्या आ जाइए, तो मरकरी का, मरकरी के बाद किसका आ जाइए, लोहा का। तो बच्चे देखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोहा में ठीक है, लोहा जो है मरकरी में
तैरेगा, लेकिन सोना क्या होगा, डूब जाएगा। लोहा मरकरी में तैरेगा क्योंकि लोहा का घनत्व तो कम होता है मरकरी से, और सोना उसमें डूब जाएगा क्योंकि सोना का घनत्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक घनत्व किसका, ओस्मियम का, उसके बाद इरिडियम का, उसके बाद प्लेटिनम का, उसके बाद सोना का, उसके बाद मरकरी का, ध्यान आफ्टर किसका, तो लोहा का होता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा कि मरकरी लोहा में क्या होगा, डूब जाएगा, लेकिन आपका मरकरी लोहा में तैरेगा, लेकिन सोना क्या होगा, डूब जाएगा। बच्चे एकदम ध्यान में रखना है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बर्फ पानी में तैरता है, घनत्व में कम, घनत्व में अंतर के कारण। आपको वायु में बादल तैरता है तो वायु का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, बादल का घनत्व क्या होगा, कम। वायु बादल में, वायु में बादल क्या होगा, तैरता है, या पानी में बर्फ तैरता है तो पानी का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो बच्चे इन सब चीजों को ध्यान में रखिए, आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि पीएच मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो बच्चे जैसे ही 7 के बाद होगा तो यहां पर OH माइनस आयन की वृद्धि होगी, जैसे ही 7 से कम होगा तो H प्लस आयन की क्या होती है, वृद्धि होती है। यहां ध्यान में रखना है कि अगर अम्लीयता बढ़ेगा यानी एसिडिटी बढ़ेगा, ये देखिए अम्लीयता अगर बढ़ रहा है, अम्लीयता बढ़ रहा है, अम्लीयता बढ़ रहा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी। अगर क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा तो क्या होगा, क्षारीयता अगर बढ़ेगा तो OH माइनस आयन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी, गलत बात है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि, गलत बात है। OH प्लस आयन की सांद्रता नहीं भाई, माइनस आयन, तो डी नंबर आंसर होगा, इसमें वृद्धि हो जाएगा। अब आपको देखिए पीएच स्केल में, पीएच स्केल जब भी हम बात करते हैं तो पीएच मान जो है अगर 7 से लेस देन, ये देखिए ग्रेटर देन 7, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा। पीएच अगर क्या होगा, आपको बराबर 7 हो जाएगा तो ये उदासीन होगा, और पीएच अगर क्या हो जाएगा, आपको लेस देन 7 हो गया तो ये अम्लीय हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि पीएच स्केल कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के 14 तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। यहां देखिए क्वेश्चन क्या है, तो बच्चे ये देखिए ऑक्सीजन के 2 ग्राम परमाणु का भार होता है। 2 ग्राम परमाणु, यहां देख लीजिए 2 ग्राम, ये परमाणु के विषय में बात कर रहा है। O2 अगर बात करते तो अणु होता, O2 क्या बात करते हैं, अणु, लेकिन परमाणु के विषय में बात कर रहा है। ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु, तो ग्राम परमाणु का मतलब होता है, ग्राम परमाणु का मतलब होता है 1 मोल परमाणु, 1 मोल परमाणु, याद रखिएगा 1 मोल परमाणु। तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना ग्राम, 16 ग्राम। तो भाई साहब 2 मोल या 2 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान कितना, तो 2 ग्राम परमाणु, 2 ग्राम परमाणु का कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि 2 गुना 16 कर लेते हैं, यानी 32 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम होगा, 32 ग्राम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 32 ग्राम होगा। ध्यान दीजिएगा कि परमाणु के द्रव्यमान को AMU में व्यक्त करते हैं, परमाणु के द्रव्यमान को किसमें व्यक्त करते हैं, AMU में, द्रव्यमान को AMU में व्यक्त करते हैं, AMU में व्यक्त करते हैं, एकदम याद रखिएगा, व्यक्त करते हैं। और 1 AMU बराबर कितना होगा बच्चे, तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, या 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होता है। एकदम याद रखना है इसको, 10 टू द पावर माइनस 27 kg होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए Mn के एक परमाणु क्रमांक 25 और परमाणु भाग 55 के केंद्रक में होते हैं। तो भाई साहब केंद्रक की बात कर रहे हैं, केंद्रक में, तो केंद्रक में ये केंद्रक हो गया, केंद्रक यानी आपको नाभिक, नाभिक में, तो नाभिक में क्या होगा भाई, तो नाभिक का परमाणु भार है 55, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मान कितना है, 55 है, परमाणु क्रमांक 55 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोटॉन क्या हो गया, परमाणु क्रमांक के बराबर होगा, यानी 25 परमाणु प्रोटॉन होगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 25 को घटा दीजिए 55 में, कितना हो जाएगा, 30 आपको क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, 30, और प्रोटॉन की संख्या कितनी, 25। तो यहां देख लीजिए
प्रोटॉन की संख्या, ध्यान दीजिए बच्चे, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉन की संख्या हो गई आपको 25। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गई, आपको ध्यान में रखना है कि 30 हो गया। तो अब यहां क्वेश्चन में 55 प्रोटॉन, गलत बात है, ठीक है, 55 न्यूट्रॉन गलत बात है, 25 न्यूट्रॉन गलत बात है, 30 न्यूट्रॉन होगा, 25 प्रोटॉन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां देखिए, अस्थायी न्यूक्लियाइड्स वे हैं जिनका N/P का अनुपात, यहां देखिए हम नाभिक अभी तुरंत बता रहे थे, नाभिक मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस। नाभिक मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। कौन कौन रहेगा? तो न्यूट्रॉन भी रहेगा और प्रोटॉन भी रहता है। न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन यहां अवस्थित रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अवस्थित रहते हैं। और नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, ध्यान में रखिएगा, या 1 फर्मी होता है। कितना होगा? 1 फर्मी होता है। तो नाभिक का आकार कितना? तो आपको 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी होगा। नाभिक 2 प्रकार के हैं, नाभिक 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के नाभिक? 2 प्रकार के होते हैं। पहला नाभिक जो है बच्चे वह हो गया अस्थाई नाभिक। कौन सा नाभिक? अस्थाई। ध्यान दीजिएगा, अस्थाई यानी N/P का मान 1 के बराबर। और दूसरा होता है अस्थाई, और अस्थाई के विषय में जब भी चर्चा करते हैं तो N/P ग्रेटर देन 1 to 1.5 होगा। तो नाभिक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन? अस्थाई नाभिक। अस्थाई नाभिक के लिए N/P का मान कितना? 1 के बराबर हो जाएगा। तो अस्थाई न्यूक्लियाइड्स के विषय में बात कर रहा है, नाभिक के विषय में बात कर रहा है। यहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात क्या हो जाएगा? आपको 1 के बराबर होगा। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 से 1.5 के बीच में होता है तो ऐसे नाभिक को हम लोग अस्थाई नाभिक कहते हैं। आंसर हो गया आपका कौन सा? 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। कार्बन का जो समस्थानिक डेटिंग में प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो कार्बन का समस्थानिक, ध्यान दीजिएगा, कार्बन का समस्थानिक, यहां देख लीजिए, समस्थानिक कौन होगा? तो 6C14 होता है, 6C14 होगा। यहां देखिए 6C ले लीजिए और ये 14 हो गया। इसका उपयोग हम लोग करते हैं कार्बन डेटिंग में। किसमें करेंगे? कार्बन डेटिंग में किया जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चे, किसमें करेंगे? कार्बन डेटिंग में करेंगे। और याद रखिएगा कि कार्बन डेटिंग विधि का निर्माण किया था, कार्बन डेटिंग विधि का आविष्कार किसने किया था? डेटिंग विधि का आविष्कार किया गया था लिबी के द्वारा। किसके द्वारा? लिबी नामक वैज्ञानिक के द्वारा, लिबी नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और ये वैज्ञानिक जो थे कहां के थे? यूएसए के। इन्होंने 1940 में इसका खोज किया था। याद रखिएगा कि कार्बन C12 और C14 और C12 के, ठीक है, अनुपात के आधार पर, किसके आधार पर? अनुपात के आधार पर हम क्या करते हैं? आधार पर जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं। इस विधि द्वारा जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करेंगे, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं। ध्यान में रखिएगा, आयु ज्ञात करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो कार्बन डेटिंग कहते हैं। अब यहां पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यूरेनियम डेटिंग होता है। यूरेनियम डेटिंग यानी पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार पोटेशियम आर्गन डेटिंग होता है, यानी पोटेशियम आर्गन डेटिंग आपको पृथ्वी के अंदर जो शैल है, यानी विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टान या परतदार चट्टान जो है उसकी आयु का पता लगाने के लिए हम लोग पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दूसरे ग्रहों से लाए गए पिंडों की आयु का पता लगाने के लिए रुबिडियम स्ट्रोंशियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर 4 डेटिंग मैंने बताया, C14, ठीक है, जीवाश्मों की आयु, फिर देखिए यूरेनियम डेटिंग, पृथ्वी की आयु, पोटेशियम आर्गन डेटिंग, पौराणिक सेलों के आयु का पता लगाने के लिए, और रुबिडियम स्ट्रोंशियम डेटिंग दूसरे ग्रहों से लाए गए पिंडों या पत्थरों या किसी भी प्रकार के नमूनों की आयु का पता लगाने के लिए हम लोग रुबिडियम स्ट्रोंशियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, दूध है। तो दूध आपको पायस कोलाइड है। कौन सा है? पायस, या याद रखना है, दूध आपका पायस कोलाइड है, पायस कोलाइड है, एकदम ध्यान में रखना है। कौन सा कोलाइड है भाई? तो इमल्सन है, इमल्सन कोलाइड इसको कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। तो दूध कौन सा कोलाइड? तो इमल्सन या पायस कोलाइड होता है बच्चे। कौन सा कोलाइड होगा? तो दूध आपको इमल्सन या पायस कोलाइड होता है। चलिए मेरी बात को समझिएगा
कि यह किसमें किसका परिक्षेपण है, तो भाई साहब यह जल में परिक्षिप्त वसा है। जल में परिक्षिप्त क्या होगा, वसा। जल में परिक्षिप्त वसा को हम क्या कहेंगे, तो याद रखना है आपको कि इसे हम पायस कोलाइड कहते हैं। तो जल में परिक्षिप्त वसा, याद रखिएगा, जल में परिक्षिप्त वसा होता है। यानी जब भी दूध या इमल्सन या ठीक है पायस कोलाइड की बात हम लोग करते हैं तो यह लिक्विड में लिक्विड का परिक्षेपण होता है। लिक्विड में लिक्विड का परिक्षेपण होता है। एकदम ध्यान में रखना है कि द्रव में द्रव के परिक्षेपण को हम लोग क्या कहते हैं, पायस कोलाइड कहते हैं। मेरी बात को समझिएगा कि बहुत सारा कोलाइड आपको एग्जाम में पूछेगा, जैसे जेल कोलाइड। कौन सा कोलाइड, जेल कोलाइड। जेल कोलाइड क्या होता है, ठोस में द्रव का परिक्षेपण, ठोस में द्रव का परिक्षेपण। मक्खन, ठीक है, मक्खन, पनीर, ये सब क्या है आपको जेल कोलाइड है। फिर इसी तरह से आपसे पूछेगा सोल कोलाइड। सोल कोलाइड क्या होता है, तो द्रव में ठोस के परिक्षेपण को हम सोल कोलाइड कहते हैं। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा क्वेश्चन है कि लंबाई को निम्न इकाई द्वारा नहीं मापा जाता है। तो लंबाई को हम डिबाई द्वारा नहीं मापते हैं, क्योंकि डिबाई द्वारा हम लोग क्या मापेंगे, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मापा जाता है। किसके द्वारा, तो डिबाई के द्वारा। याद रखिएगा द्विध्रुव आघूर्ण को मेजर करते हैं। ये क्या होता है भाई, तो ये आपको पता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव क्या होता है, तो दो आवेश है, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों अगर केंद्र से समान दूरी पर स्थित हो तो इसे द्विध्रुव कहा जाता है। और अगर हम कोई भी, ठीक है, कोई भी एक ध्रुव पर आवेश, एक ध्रुव पर आवेश और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल निकाल लें तो इसे द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। बच्चे एकदम याद रखना है, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2x हो गया। यानी किसी भी, ठीक है, किसी भी एक ध्रुव पर आवेश का परिमाण गुना दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो डिबाई जो है आपको, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है, मात्रक है, या लंबाई का मात्रक नहीं होता। जबकि एक फर्मी बराबर कितना मीटर, 10⁻⁻15 मीटर होगा। एक माइक्रोन, याद रखिएगा, एक माइक्रोन बराबर क्या होगा, तो 10⁻6 मीटर होगा। एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर क्या होगा, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यह इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10⁻16 मीटर भी ले सकते हैं बच्चे। तो याद रखना है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, माइक्रोन के द्वारा भी हम दूरी को मेजर करेंगे। फर्मी के द्वारा हम लोग नाभिकीय त्रिज्या का मेजरमेंट करते हैं। नाभिकीय त्रिज्या को किसके द्वारा मापेंगे, फर्मी के द्वारा। जबकि परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है बच्चे। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, बी आपको मात्रक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए, समान द्रव्यमान की दो पिंडों को h ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराई जाती है तो उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल क्या होगा। तो बच्चे मान लेते हैं कि ये वस्तु गिराया गया, ठीक है, समान ऊंचाई से, ठीक है, तो समान ऊंचाई मान लेते हैं क्या है, h है। h बराबर क्या हुआ, हाफ g(T1) का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ कि समान ऊंचाई से उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल, मान लेते हैं h ऊंचाई से गिराया गया, या T1 समय में h1 दूरी गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। T1 समय में h1 दूरी गया। फिर देखिए T2 समय में मान लेते हैं कि यह हाफ g(T2) का स्क्वायर गया, क्योंकि महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या हो जाता है, आपको शून्य हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि h1 माइनस h2 बराबर क्या होगा, यानी दूर उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल h1 माइनस h2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भैया हो जाएगा हाफ जी को कॉमन ले लीजिए, तो हाफ जी कॉमन ले लीजिए, ये देखिए क्या हो जाएगा, तो हाफ जी कॉमन, तो T1 स्क्वायर माइनस क्या हुआ T2 स्क्वायर। अब ये जो है 1/2 जी क्या हो गया, आपको स्थिर हो गया। तो h1 माइनस h2 क्या होगा, समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, T1 माइनस T2 के होल स्क्वायर का क्या होगा, ये समानुपाती होता है। तो बच्चे क्या होगा कि समान द्रव्यमान के दो पिंडों को h ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराए जाने पर, ठीक है, वह उनके मध्य दूरी, तो उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल जो है वह समय के बढ़ने के साथ बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा। तो क्या मैं बता रहा हूं कि उनके मध्य, ठीक है, मध्य दूरी, ठीक है, वस्तु के मध्य दूरी, वस्तु के मध्य दूरी, ये क्या होगा, समानुपाती होगा समय के वर्ग का, समय के वर्ग का समानुपाती होगा, समय के वर्ग के अंतर का समानुपाती होता है, समय के वर्ग के अंतर का समानुपाती होगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा,
अंतर का समानुपाती होता है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ये भी बढ़ता जाएगा बाबू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में, ये देखिए एक समान वृत्तीय गति है, तो एक समान वृत्तीय गति कब होगा? तो आपको पता है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल समान होता है, क्योंकि वृत्तीय गति में आपको कभी भी चाल क्या होगा? यहां पर समान होगा। ठीक है, वेग चाल अगर असमान, चाल अगर क्या हो जाए? असमान हो जाए, तो ऐसे वृत्तीय गति को हम लोग असमान वृत्तीय गति कहते हैं। कौन सा कहेंगे? असमान वृत्तीय गति कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, देखिए, क्योंकि वृत्तीय गति में आपको दिशा में अनंत बार परिवर्तन होता है, असमान वृत्तीय गति कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि एक समान वृत्तीय गति में चाल, ठीक है, चाल समान होगा। यदि चाल असमान होगा तो ऐसे वृत्तीय गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं। जरा ये देखिए, ये हो गया वेग, वेग हो गया, ये क्या है? आपका वेग है, और ये है आपका त्वरण। तो वेग और त्वरण किसमें? एक समान वृत्तीय गति में। ये आपका एक समान वृत्तीय गति में, ये क्या हो गया? आपको रेडियल एक्सेलरेशन है और ये वेलोसिटी है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होगा? लंबवत होगा। तो मैं क्या बता रहा हूं कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है कि वेग सदिश तथा त्वरण सदिश एक दूसरे के लंबवत होता है। इसको एकदम याद रखना है कि वृत्तीय गति में ठीक है, अनंत बार दिशा बदलता है, अनंत बार दिशा बदलता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, अनंत बार दिशा बदलता है, एकदम याद रखना है आपको इस बात को। कितना बार दिशा बदलेगा? तो अनंत बार दिशा बदलता है, जिसके कारण ठीक है आपको कभी भी वेग नियत नहीं होता है। लेकिन अगर एक समान वृत्तीय गति की बात करें तो एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश और त्वरण सदिश एक दूसरे के क्या होगा? लंबवत होगा। और वृत्तीय गति में मैंने कई बार बताया है कि वृत्तीय गति तभी संभव है जब आपको वृत्त के केंद्र की ओर जो अभिकेंद्रीय बल लगता है वह Fc बराबर mv²/r लगे, यानी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है, अनलेस वह गति कभी नहीं करेगा। चलिए, तो ये बातें याद रखना है आपको बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका। चलिए यहां पर देख लीजिए, संवेग का सबसे निकट संबंध किससे है? तो संवेग का सबसे निकट संबंध आवेग से है। कैसे भाई? तो संवेग क्या होता है? संवेग बराबर, ठीक है, बराबर ये P है, P बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू भी होता है, यानी द्रव्यमान गुना वेग होगा। और ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान गुना वेग होगा। और संवेग में परिवर्तन किसके बराबर? तो संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। परिवर्तन बराबर क्या होगा? आवेग हो जाएगा। यानी आपको पता है कि F, ये देखिए P बराबर F इंटू क्या होता है? स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाता है, यानी P2 माइनस P1 बराबर F इंटू डेल्टा टी होगा। यानी संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होगा? तो आवेग के बराबर होता है बच्चे। चलिए यहां पर यह भी देखना है आपको कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर? तो संवेग में परिवर्तन यानी द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर, ये जो है परिवर्तन की दर वह बल के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? बल के बराबर होगा। जबकि शक्ति कार्य करने की दर को W/T को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा। और गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो हाफ mv² होता है, यानी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं बच्चे। एकदम याद रखना है इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। याद रखिए, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या इकाई है? नहीं भाई। वोट है? नहीं है, ये शक्ति का मात्रक है। और क्या अश्व शक्ति है? नहीं है भाई। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है ऊर्जा का मात्रक क्या क्या होता है, मैं बहुत बार बताया है। सबसे पहले देख लेते हैं ऊर्जा या कार्य, दोनों की विषय में बात कर लेते हैं। कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या क्या होगा? पहला आपको पता है जूल, पहला क्या पता है? जूल। दूसरा सीजीएस पद्धति में अर्स, यहां देखिए अर्स हो गया। फिर देखिए तीसरा आपको विद्युत के क्षेत्र में किलो वॉट आवर होता है। चौथा कैलोरी होगा, उष्मीय क्षेत्र में कैलोरी को हम लोग यूनिट मानते हैं। तो ये सब, और एक और होता है पांचवा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ठीक है, आपको नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है, याद रखना है आपको। 1 किलो वॉट आवर बराबर क्या होगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है बच्चे। और देखिए 1 कैलोरी बराबर क्या होगा? तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, 4.2 जूल। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹
जूल होगा। तो ये सब बातें याद रखिए। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो सेट मैंने बनाया है वो आपके लिए बनाया है, आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर के लिए किताब मैंने संकलित किया है। तो बच्चे इसको खूब अच्छे तरीके से देखिए, इसको बनाइए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक जबरदस्त शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं कि किसी भी हाल में आपको सफल होना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।